Everyone. A very good morning, students. This is Deepa, and I'm again here with the same chapter, Ruling the Countryside. That is chapter 3 of History. In my previous video, we have learned about how British persuaded cultivator to grow crop and indigo for Europe, why the demands for Indian indigo increased, and how Britain turns to India for indigo cultivation. So now let's start from today's topic, that is how was indigo cultivated. There were two main systems of indigo cultivation, niche cultivation and rayati. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directly employing hired laborers. स्टूडेंट्स नील की जो खेती है उसके टू सिस्टम्स हैं, टू मेन सिस्टम्स हैं. द फर्स्ट वन इज निज एंड सेकेंड वन इज रियोती. So here we'll learn about niche system first. Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land that he directly control. Means जो niche cultivation system है उसके थ्रू जो बगान का जो मालिक होता है उसके कंट्रोल में जो ज़मीन होती है वो अपने खुद की ज़मीन पर नील का उत्पादन करवाता है. या तो वो ज़मीन को ख़रीद लेता है या तो ज़मीन को रेंट पे देता है. ही इधर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार. ज़मीन को भाड़े पर ले लेता है और मज़दूरों को काम पर लगा कर डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स यानी कि नील की खेती करवाता है. So now we'll see about the problem with niche cultivation. What are the problem faced by the peoples, cultivators as well as Britishers also. Niche खेती की समस्याएं. The planter found it difficult to expand the area under niche cultivation. Second one is indigo could be cultivated only on fertile lands and these were already densely populated. Because of that they get only small plots. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation for the evicted peasants, but this always led to conflicts and tensions. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with rice cultivation. So now I'm going to explain in Hindi. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट स्टूडेंट्स की बगान के जो मालिक होते थे जिनकी खुद की खेती होती थी निज खेती के लिए बहुत ज़्यादा वाइड एरिया की ज़रूरत है. डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल की ज़रूरत होती उसको उनको एक्सपेंड करने में बहुत मुश्किल आ रही थी. डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया, बड़ी जगह की ज़रूरत थी. और जो इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था ये पॉसिबल था फर्टाइल लैंड्स पर एंड ऑल दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. और जो बहुत उपजाऊ ज़मीन होती थी वो कैसी होती थी, वो पहले से ही वहाँ बहुत आबादी होती थी, लोग वहाँ रहते थे. बहुत ज़्यादा आबादी की वजह से उनको आस पास के जो बहुत स्मॉल प्लॉट्स होते थे वही उनको मिल पाते थे. दे गेट ओनली स्मॉल प्लॉट्स. एंड जो प्लांटर्स को नीड थी लार्ज एरियाज़ की, कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स की, to cultivate indigo in plantation for the evicted peasant, but this always conflict to tensions. मीन्स जो बड़े बड़े लोग एरियाज़ की ज़रूरत थी, बड़े बड़े भूखंडों की जो ज़रूरत थी उसके लिए वो ज़मीन को लेना चाहते थे मगर वो ज़मीन कहाँ से मिल पाती. फॉर दिस इन्होंने क्या किया, जो खुद उनके पीजेंट्स थे उनको हटाना स्टार्ट कर दिया. जो फैक्ट्री के आसपास के लोग जहाँ रह रहे थे जिन ज़मीनों पर, वहाँ से किसानों को अविक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हटाना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इंक्रीज्ड टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट इंक्रीज. बहुत ज़्यादा टकराव और तनाव पैदा होता जा रहा था. और फॉर लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. इसको करने के लिए इनको बहुत सारे मज़दूरों की भी ज़रूरत थी. जो बड़े बागान थे उनके लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत थी. और मज़दूरों की ज़रूरत से सबसे ज़्यादा समय तब था जब किसान
कि खेती में व्यस्त होते हैं। और यही इंडिगो का टाइम पीरियड जब था, तो इस समय किसान क्या होते थे, मज़दूर जो होते थे वो राइस कल्टीवेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो जो बड़े पैमाने पर जब निज खेती की जाती थी तो काफ़ी सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत होती थी। सो विल सी व्हाट आर द थिंग्स दे नीडेड. Niche cultivation on a large scale also required many ploughs and bullocks also. And 1 bighah of indigo cultivation required 2 ploughs. This means that a planter 1,000 bighas would need 2,000 ploughs. Investing on purchase and maintenance of ploughs was a big problem. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand their area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under Rayati system. So, going to explain in Hindi this. कि जो बड़े पैमाने पे जो लार्ज स्केल पे जो उनको नीड थी, बहुत सारे निज खेती करने के लिए जो बड़े पैमाने के लिए किन की ज़रूरत होती थी, रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज एंड बुलक्स, मतलब बहुत सारे हल की, बहुत सारे बैलों की ज़रूरत होती थी. सपोज 1 bighah ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्स 2 ploughs. दिस meant दैट अ प्लांटर विद 1,000 bighas would need 2,000 ploughs. यानी कि 1 बीघा, एंड हियर बीघा इज़ व्हाट स्टूडेंट्स, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल. ये ज़मीन की एक माप थी, मतलब मेजरमेंट का एक यूनिट था जो कि ब्रिटिश शासन से पहले हम लोग बीघे का इस्तेमाल करते थे, जो लैंड को मेजर करते थे. 1 बीघा नील की खेती को ग्रो करने के लिए कितने की ज़रूरत थी, 2 ploughs की नीड थी. सो इट मीन्स व्हाट कि इफ़ द प्लांटर हैव 1,000 bighas, it means he needs 2,000 ploughs. यानी कि 1,000 बीघा ज़मीन पर 2,000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी. और इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. और इसके लिए जो खरीदने पर और उनका जो मेंटेनेंस यानी रख रखाव पर भी जो खर्चा किया जाता था, उसके लिए भी एक बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे ख़रीदा जाए और कैसे इनको संभाल के रखा जाए. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand their areas under niche cultivation. क्या होने लगा कि जो 19th century के आसपास क्या होने लगा, जो मालिक निज खेती के क्षेत्रफल फैला रहे थे उसमें बहुत हिचकिचाने लगे थे. दे वर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड. क्योंकि जो इस सिस्टम में जो नील की जो पैदावार थी वो एटलीस्ट 25% कम ज़मीन आती थी, मतलब 25% से भी कम ज़मीन पर नील की खेती की हो रही थी. और बाकी द रेस्ट वॉज अंडर रैयती सिस्टम, और बाकी किस में थी, रैयती सिस्टम के अंडर में थी. सो वी आर गोइंग टू लर्न what happened with the Rayati system, indigo on the lands of Rayats. Under the Rayati system, the planter forced the Rayats to sign a contract on an agreement, we can call it satta also. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. But the loan committed the Rayats to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the Rayat, and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of loans never ended. So here I'm going to explain it in Hindi. What happened with the Rayati system? जो रैयती व्यवस्था थी उसमें क्या था, बगान के जो मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, जो वो फोर्स करते थे, मतलब रैयत्स को कि यू हैव टू साइन अ एग्रीमेंट, वी कैन कॉल इट सत्ता ऑल्सो. एक सत्ता जो कि रैयत व्यवस्था के टाइम पीरियड पे बगान के मालिकों और किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था. कई बार क्या होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली कहा जाता था कि जो इनके
गांव के जो हेडमैन्स होते थे उनको कहा जाता था कि आप रैयत की साइड से मतलब बाध्य हैं, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस। जो लोग इस एग्रीमेंट को करते थे उनको एक पेपर पे दस्तखत करने पड़ते थे, मीन साइन करने पड़ते थे। उन्हें नील उगाने के लिए लो रेट्स पे, लो मतलब इंटरेस्ट रेट पर बागान के मालिक कर्ज भी दे देते थे कि जो टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि आप इंडिगो ग्रो कीजिए। लेकिन क्या हुआ, जो कर्जा लेने वाले लोग थे रैयत, वो अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर ही नील की खेती करनी हो, मतलब एटलीस्ट जितना भी आपके पास लैंड है उसका एटलीस्ट 25% पर तो आपको इंडिगो करनी ही पड़ेगी फोर्सफुली। और उसके बाद जब कटाई होती थी, जब हार्वेस्टिंग होती थी, तो उसके बाद क्या होता था, फसल के जो बागान के मालिक थे वो पूरी उनको सौंप दी जाती थी। वो जो फसल थी वो बागान के मालिकों को सौंप दी जाती थी। इससे क्या होता था, जो रेट्स होते थे, जो कल्टीवेटर्स होते थे, पीजेंट्स, उनको एक न्यू लोन मिल जाता था, एक न्यू लोन दे दिया जाता था। और ये जो एक साइकिल है ये शुरू हो जाती थी, ये साइकिल कंटिन्यू करती रहती थी। बार 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 आपको ऐसे करना पड़ता था कि आप एक न्यू लोन ले लीजिए और उसके बाद 25% पे एटलीस्ट इसको ग्रो कीजिए इंडिगो को। लेकिन जो लोग पहले से पीजेंट्स वर इनिशियली टेम्पटेड, जो लोग बहुत आकर्षित हो गए थे, उनको बाद में ये समझ में आया कि ये कितना ज़्यादा हार्श सिस्टम है, कितना ज़्यादा कठोर व्यवस्था है। जो द प्राइस दे गॉट फ्रॉम इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। क्या होता था, जो नील की जो खेती की जाती थी, तो जो कीमत उनको मिलती थी वो बहुत कम थी, और ये जो लोन का सिस्टम था ये कभी ख़त्म नहीं होता था, साइकिल ऑफ लोन चलता ही रहता था। So these were the problems faced by Rayati system, and earlier we have read about what happened with the niche cultivation. Now we'll move towards a rebellion which is known as Blue Rebellion, and what happened after this Blue Rebellion. This Blue Rebellion means Neel Vidro. It refers to the indigo cultivation. ये जो blue है ये indigo के लिए बोला जा रहा है. Indigo is in color is blue. That's why this Blue Rebellion is there. In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. Now people decided to rebel. And as the rebellion spread, riots refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armored with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans, and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and gomashtas means agent of planters, जो planters के agent थे, who came to collect rent were beaten up. So I'm going to explain in Hindi that ये जो मार्च 1859 में बंगाल के जो हज़ारों रैयत से उन्होंने नील की खेती से रिफ्यूज़ कर दिया कि दे वर नॉट रेडी टू ग्रो क्रॉप मोर। एज रेबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये रेबेलियन विद्रोह जो था वो स्प्रेड होता जा रहा था, रेत रिफ्यूज टू पे रेंटेड द प्लांट एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्मर्ड विद सॉर्ट्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। लोग क्या करने लगे थे, जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयत्स ने डिसाइड किया, यानी कि जो किसान थे उन्होंने डिसाइड किया कि बगान मालिकों को हम लोग क्या नहीं पे करेंगे, रेंट पे नहीं करेंगे, द रिफ्यूज़ टू पे रेंट। एंड और उन्होंने तलवार भाले, सॉर्ट्स एंड स्पीयर्स मीन्स तलवार एंड भाले, बोज एंड एरोज तीर और कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। दे जस्ट फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वुमेंस थी, वुमेंस ने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी, जो उनके किचन पैंस थे, पॉट्स थे, उनको लेकर के उस लड़ाई में कूद पड़ी।
नाउ वी हैव सीन दैट दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर वर सोशली बाइकआउट, और जो लोग बगान के मालिकों के लिए काम कर रहे थे उनका बहिष्कार करने लगे लोग, मतलब उनको अवॉइड करने लगे, यानी कि जो समाज में वो लोग रह रहे थे उनको बहिष्कार करने लगे। एंड बगान मालिकों की तरफ से जो रेंट लेने के लिए आते थे, वो केम टू कलेक्ट रेंट, वर बिटन अप, उनको पिटाई की गई उनकी। सो नाउ विल गोइंग टू सी द व्हाट हैपेंड फर्दर। In 1859, the Indigo ryots felt that they had the support of local zamindar and village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with lathials. The indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. Now I am going to explain it in Hindi. कि स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 1859 में नील के जो नील रैयत थे, जो को लगा कि जो बगान के मालिक हैं उनके खिलाफ बगावत करने से क्या उन्हें करना पड़ेगा, बगावत करने के लिए जो विलेज के हेडमैन हैं उनको भी अपने रिबेल में इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी जो स्थानीय जमींदार हैं और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है, वो ऐसा सोचते थे। तो उनको लगा कि अब इस तरह से चुप बैठने को कोई भी रेडी नहीं था और उन्हें कहीं ना कहीं से एक पावर चाहिए ताकि वो रेबल कर सकें। और इसमें कोई शक नहीं था कि जो नील की खेती थी वो बहुत ऑप्रेसिव तरीके से कराई जा रही थी, बहुत दमन किया जा रहा था उन लोगों को, और वो लोग बहुत दबे हुए थे, इसलिए वो रेडी हो गए रेबल के लिए। और कई बार हम लोग क्या ऑप्रेस होते ही चले जाते हैं, बट कई बार ये ऐसा मुश्किल से हो पाता है कि लोगों को इतनी स्ट्रेंथ मिले सो दैट कि दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसर्स। तो जो बहुत सारे गांव के मुखिया लोग थे, नील के जो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ज़बरदस्ती, उन्होंने नील के किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों वालों के सामने मतलब लड़ाई स्टार्ट कर दी। मीन्स पीस्ड बैटल विद द लाठियाल्स, यानी कि जो लठियाल जो लोग मतलब अपने हाथ में जो हैंड में एक डंडा टाइप का रखते थे, उनके साथ ही लड़ाई स्टार्ट कर दी। एंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट, कई स्थानों पर जो रैयत थे वो बगावत के लिए जाके ज़मींदार भी आपस में घूमने लगे गांवों में, सो दैट कि उनको और पोटेंशियल मिल सके, उनको क्या कर सकें हम मोटिवेट कर सकें गांव के लोगों को। ज़मींदार इस बात से बहुत परेशान थे कि जो बगान के जो मालिक थे उनकी जो पावर्स थी बहुत इंक्रीज़ होती जा रही थी। इसकी वजह से जो मालिक थे वो ज़बरदस्ती लंबे समय तक अपनी ज़मीन को रख नहीं पाते थे अपने पास। Now what happened? The indigo peasant also imagined that British government would support them in their struggle against the planter. उनको ऐसा लगा कि जो नील के किसान हैं उनको जब वो ऐसा करेंगे तो जो अंग्रेज़ों की सरकार है वो इसमें उनका सपोर्ट करेगी, स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। 1857 में जो रेवोल्ट हुआ था, यू नो अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कहा जाता है कि दैट इज़ द फर्स्ट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडियंस पीपल साइड। तो उसके बाद ये सेकंड था विच इज़ इन हैपन इन 1859। 1857 के बाद आफ्टर 2 years ये एक नया रिवोल्ट हुआ। तो ये लोग बहुत परेशान हो गए। आफ्टर द रिवोल्ट 1857 the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक साथ ही इतनी सारी मतलब रिवोल्ट होने लगा, बगावत होने लगी, तो ब्रिटिश के जो गवर्नर से वो भी बहुत डर गए। ब्रिटिश सरकार के लोगों को भी इस जो ये वर्ल्ड वाइड विद्रोह हो रहा था इससे एक डर था, खतरा सा लग रहा था कि वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियंस। नाउ in the next slide we'll see what happened after that. When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor turned the region in the winter of 1859. जो जैसे ही ये न्यूज़ मिली बगावत की, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 1859 में मतलब विंटर्स के टाइम पर इन एरियाज़ को विज़िट किया जहाँ जहाँ पर ये रिवोल्ट की न्यूज़ आ रही थी।
and the Rio saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. और जब इस तरीके से जब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए तो ये सरकार की तरफ से एक ऐसा साइन लग रहा था कल्टीवेटर्स को, रैयत्स को, कि दे आर हैविंग सिंपैथी, कि उनको क्या है, लोगों की दुर्दशा से बहुत परेशान हैं वो लोग, मतलब कि इतना लोग परेशान है। प्लाइट मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, दुर्दशा। एंड दे थॉट कि सरकार को उनसे सिंपैथी हो रही है। एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जैसे जैसे ये पता चला कि रेबल और बढ़ रहा है, तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने क्या किया, शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया नील के ज़िलों की तरफ जहाँ पर ये रिवॉल्ट चल रहे थे। नील की जो रिवॉल्ट्स चल रहे थे, यानी कि ब्लू रेबेलियन जहाँ जहाँ चल रहा था। Worried by the rebellion, the government brought the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. जब इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान के मालिकों की रक्षा के लिए एक सेना बुलानी पड़ी। वो लोग बहुत वरीड हुए उस रेबेलियन से। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि एक सेना बुलाई ताकि मुश्किलें कम की जा सकें। नील के उत्पादन की व्यवस्था की उन्होंने क्या करा दी, एक इंक्वायरी सेटअप कर दी, एक इंक्वायरी सेटअप कर दिया, इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, की इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए एक सिस्टम कर दिया। इस आयोग ने क्या किया, बगान के मालिकों को फिर चेक किया कि what they are doing. Now in the next slide we'll see what happened after that. The commission held the planters guilty and criticized them for coercive methods they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for ryots. And after the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operations to Bihar. With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, the business was severely affected, but yet they managed to expand production. Now we'll see in Hindi कि क्या हुआ जब जब इन लोगों ने देखा कि आयोग जो गठित किया गया, जो आयोग बिठाया गया, उसने क्या किया, बगान के मालिकों को ही दोषी पाया, फाउंड दैट प्लांटर्स गिल्टी, और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए उनको क्रिटिसाइज़ भी किया कि दैट इज़ द कोएसिव, इनका जो मेथड है वो बहुत गलत है। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि जो एंड डिक्लेयर दैट, कि कमीशन ने डिक्लेयर किया जो इंडिगो प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब इससे कोई रैयत को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, तो दिस शुड बी नॉट कंटिन्यू, ऐसा कहा। मगर क्या हुआ, आयोग ने एक और बात कही कि जो आपने साइन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उसको आप पूरा करें, और आगे से चाहें तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करें और आगे से फिर नील की खेती भी बंद कर सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने, कमीशन ने। बट आफ्टर द रिवोल्ट प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, इंडिगो प्रोडक्शन। इस बगावत के बाद क्या हुआ, इस रिवोल्ट के बाद जो बगान की खेती थी वो नील का उत्पादन बिल्कुल धराशाही हो गया, मतलब एकदम से डाउन हो गया, और ऐसा बंगाल में हुआ। लेकिन जैसे ही बगान के मालिक ने ये सब देखा तो वो लोग शिफ्ट हो गए किस तरफ, ऑपरेशन टू बिहार। द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, और उन्होंने यहाँ बिहार में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, सिंथेटिक डाइस की डिस्कवरी हुई लेट 19th सेंचुरी में, तो उनका बिजनेस बहुत ही अफेक्टेड हुआ, बहुत बुरी दशा हो गई उसकी। बट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, फिर भी उन्होंने अपने व्यवसाय को क्या किया, दोबारा फैलाने में वो लोग कहीं ना कहीं सफल हो गए। Now let's see what happened after this. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of Champaran movement against the indigo planters. जब ये इतना सब कुछ होने के बाद जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए, तो एक बिहार का एक
पीजेंट था जिसने उनको पर्सवेट किया, यानी कि समझाया बुझाया, और एक तरीके से कह सकते हैं फोर्सफुली उनसे कहा कि आप बिहार चलिए और वहाँ के लोगों की दशा देखिए, मतलब उनका प्लाइट देखिए, उनकी बुरी दशा को देखिए, उनका दुख। विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, कितना किसान वहाँ पर दुखी है। आकर उसके बाद क्या हुआ, द 1970 में 1917 में जब महात्मा गांधी का जो विज़िट हुआ, इसको हमने मार्क किया कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और फिर महात्मा गांधी ने उस दौरे के बाद नील के बागानों के मालिकों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया, दैट इज़ नोन एज चंपारण मूवमेंट। So this is all about this chapter, and we have just finished our topic, students. Thanks for listening, and now we'll start our next chapter, maybe of geography. Thanks for listening. Thank you very much.